आइए सुनते हैं रवीन्द्रनाथ टैगोर के लिखे हुए उपन्यास आंख की किरकिरी का छठा भाग। बिहारी ने सोचा, अब दूर रहने से काम नहीं चलेगा। जैसे भी हो इनके बीच में मुझे भी एक स्थान लेना ही पड़ेगा। इनमें से कोई भी मुझे नहीं चाहेगा, किंतु फिर भी मुझे रहना ही पड़ेगा। बिहारी आह्वान अभ्यर्थना की परवाह किए बिना ही महेंद्र के व्यू में प्रवेश करने लगा। एक दिन विनोदिनी से बोला, देखो विनोदा भाभी, इस लड़के को पहले तो इसकी माँ ने मिट्टी किया, फिर मित्र ने मिट्टी किया, अब स्त्री मिट्टी कर रही है। कम से कम तुम तो उस गुट में न मिलकर कोई नया रास्ता दिखाओ, दुहाई है तुम्हें। महेंद्र ने कहा। मतलब? बिहारी बोला, मतलब ये है कि मुझ जैसे आदमी को, जिसे कोई कभी पूछता तक नहीं। महेंद्र बीच में ही बोल उठा, उसे भले ही मिट्टी कर दो, क्यों? अरे मिट्टी होने की उम्मीदवारी इतनी आसान नहीं भाई, इतनी आसान नहीं। दरख्वास्त पेश कर देने से ही काम नहीं बन जाता। विनोदिनी ने हंसते हुए कहा, मिट्टी होने लायक शक्ति भी तो होनी चाहिए बिहारी बाबू। बिहारी ने कहा, शक्ति तो भाभी जी अपने गुण से न हो तो किसी और के हाथ से गुण से भी आ जाती है। एक बार शय देकर आजमाना चाहो तो आजमा सकती हो, बंदा तैयार है। विनोदिनी ने कहा, पहले से तैयार होकर आने से कुछ नहीं होता बिहारी बाबू, असावधान रहना पड़ता है। क्यों बहन किरकिरी, ठीक है ना? अपने इन देवर का भार तुम ही ले लो ना अपने ऊपर। आशा ने उसे उंगलियों से धक्का देकर जरा धकेल दिया। बिहारी ने भी इस मजाक में भाग नहीं लिया। आशा के संबंध में कोई भी मजाक बिहारी को सहन नहीं होगा, इतना विनोदिनी जानती थी। किंतु बिहारी आशा की श्रद्धा करता है और विनोदिनी को हल्का करना चाहता है। ये बात विनोदिनी के चुभ गई। उसने फिर आशा से कहा, तुम्हारा ये भिक्षुक देवर मेरी आड़ में तुम ही से कुछ कहना चाहता है, कुछ दे भी दो किरकिरी। आशा बहुत ही झुंझला उठी। क्षण भर के लिए बिहारी का चेहरा सुर्ख हो उठा, किंतु दूसरे ही क्षण उसने मुस्कुराते हुए कहा, ये भी खूब रहा। मेरी पारी आती है तो दूसरों पर टाल दी जाती है, और महीन भैया के साथ हाथों हाथ नगद कारोबार, क्यों? विनोदिनी समझ गई कि बिहारी सब मिट्टी करने ही आया है और सोचने लगी, बिहारी के सामने हमेशा सशस्त्र ही रहना होगा। महेंद्र को भी झुंझलाहट आ गई। उसका ख्याल है कि खुलासा बातों से कवित्व का माधुर्य ही नष्ट हो जाता है। उसने जरा कुछ तीव्र स्वर में कहा, बिहारी, तुम्हारे महेन भैया और किसी कारोबार में नहीं पड़ते, जो उनके हाथ में है उसी में वो संतुष्ट हैं। बिहारी ने कहा, हो सकता है वो अपने आप न पढ़ते हों, किंतु भाग्य में लिखा रहता है तो कारोबार की लहर बाहर से आकर भी लगती है। विनोदिनी कह उठी, फिलहाल आपके हाथों में तो कुछ भी नहीं, फिर आपकी लहर किधर से आ रही है? इतना कहकर उसने कटाक्ष के साथ हंसकर आशा की बाह मसक दी। आशा झुंझलाकर उठ के चल दी। बिहारी पराजित होकर मारे क्रोध के चुप रह गया, और ज्यों ही वो उठ के जाने को उद्यत हुआ, विनोदिनी चट से कह बैठी, हताश होकर न जाइए बिहारी बाबू, मैं किरकिरी को अभी भेजे देती हूँ। विनोदिनी के चले जाते ही सभा भंग के क्षोभ से महेंद्र भीतर ही भीतर बहुत झुंझला उठा, और उसका अप्रसन्न चेहरा देखकर बिहारी का रुका हुआ आवेग उच्छ्वसित हो उठा। उसने कहा, महेन भैया, तुम अपना सर्वनाश करना चाहो तो करो, तुम्हारी तो हमेशा की आदत पड़ी हुई है, किंतु जो सरल हृदय साध्वी तुम पर एकांत विश्वास के साथ निर्भर है, उसका सर्वनाश तो मत करो। अब भी मैं कहता हूं, उसका सर्वनाश मत करो। कहते कहते बिहारी का कंठ रुक गया। महेंद्र भीतरी क्रोध को रोकता हुआ बोला, सुनो बिहारी, तुम्हारी ये सब बातें मेरी कुछ समझ में नहीं आ रही हैं। पहेलियां छोड़कर तुम साफ साफ कहो, क्या कहना चाहते हो? बिहारी ने कहा, साफ साफ ही कहूंगा। विनोदिनी तुम्हें जानबूझकर अधर्म की ओर खींच रही है, और तुम बिना सोचे समझे मूढ़ की तरह उधर पैर बढ़ाते चले जा रहे हो। महेंद्र गरज उठा, बिल्कुल झूठ बात है। अगर तुम किसी भले घर की बहू बेटी को इस तरह संदेह की दृष्टि से देखते हो तो अंतःपुर में तुम्हारा आना ही उचित नहीं। इतने में एक थाली में कई तरह की मिठाइयां लिए हुए मुस्कुराती हुई विनोदिनी ने प्रवेश किया और थाली बिहारी के सामने रख दी। बिहारी कह उठा, ये क्या, मुझे बिल्कुल भूख नहीं। विनोदिनी ने कहा, ये कैसे हो सकता है, आपको जरा मीठा मुंह करके ही जाना होगा। बिहारी ने हंसते हुए कहा, मेरी दरख्वास्त मंजूर हो गई मालूम होता है, समादर शुरू हो गया। विनोदिनी बहुत ही दबी हंसी हंसकर बोली, आप जबकि देवर ठहरे तो नाते का जोर तो है ही,
जहाँ जोर चलता है वहाँ भिक्षा मांगने की क्या जरूरत? आप तो आदर लाड़ छीन के भी ले सकते हैं। क्यों महेंद्र बाबू, ठीक है ना? महेंद्र बाबू के मुंह से तब मारे क्रोध के बात ही नहीं निकल रही थी। विनोदिनी बोली, क्यों बिहारी बाबू, आप शर्मा कर नहीं खा रहे हैं या गुस्से में, या और किसी को बुलाना पड़ेगा क्या? बिहारी ने कहा, कोई ज़रूरत नहीं, जो मिला है मुझे मेरे लिए वही काफ़ी है। विनोदिनी ने कहा, फिर मजाक? मजाक में तो आपसे जीतना ही मुश्किल है। मिठाई देने पर भी मुंह बंद नहीं होता। रात को आशा ने महेंद्र के आगे बिहारी के प्रति अपनी नाराजगी प्रकट की और महेंद्र ने और दिन की तरह उसे हंसी में उड़ा नहीं दिया, उसमें पूरी तरह भाग लिया। सवेरे उठते ही महेंद्र बिहारी के घर पहुंचा। बोला, बिहारी, 1000 हो पर विनोदिनी अपने घर की स्त्री नहीं। तुम सामने पढ़ते हो तो उसे कुछ बुरा सा लगता है। बिहारी ने कहा, अच्छा ये बात है क्या? तब तो मैंने अच्छा नहीं किया। उन्हें अगर आपत्ति है तो मुझे क्या गर्ज अटकी है कि मैं उनके सामने जाऊं? महेंद्र निश्चिंत हुआ। इतनी आसानी से इतना अप्रिय कार्य संपन्न हो जाएगा, इसकी उसने कल्पना भी नहीं की थी। बिहारी से महेंद्र डरता था। उसी दिन बिहारी महेंद्र के अंतःपुर में जाकर विनोदिनी से कहने लगा, विनोदा भाभी, मुझे क्षमा कीजिएगा। विनोदिनी बोली, क्यों बिहारी बाबू, आज क्या बात है? बिहारी ने कहा, महेंद्र से सुना कि अंतःपुर में आकर मैं आपके सामने आता हूँ, इससे आप नाराज होती हैं। इसी से क्षमा मांगकर आपसे मैं विदा लेना चाहता हूँ। विनोदिनी ने कहा, भला ये कैसे हो सकता है बिहारी बाबू? मैं आज हूँ, कल नहीं रहूँगी। मेरे लिए आप क्यों विदा लेने लगे? अगर मैं ये जानती कि यहाँ आने से इतना बखेड़ा उठ खड़ा होगा तो आती ही नहीं। कहते कहते विनोदिनी का मुंह उतर गया और वो आंसू रोकने के लिए तुरंत वहां से चली गई। बिहारी क्षण भर के लिए ये सोचकर दुखित हुआ कि झूठा संदेह करके मैंने विनोदिनी को व्यर्थ ही चोट पहुंचाई। उस दिन शाम को राजलक्ष्मी विपदा की मारी सी आकर बेटे से बोली, महेंद्र, विपिन की बहू तो देश जाने के लिए जिद कर रही है। महेंद्र ने कहा, क्यों माँ, यहाँ उन्हें क्या कोई तकलीफ है? राजलक्ष्मी ने कहा, तकलीफ कुछ नहीं बेटा, उसका कहना है ऐसी उम्र में विधवा बहू बेटी का पराए घर ज्यादा दिन टिके रहना ठीक नहीं, लोक निंदा का डर है। महेंद्र ने क्षुब्ध होकर कहा, अब ये पराया घर हो गया? बिहारी वहीं बैठा था। महेंद्र ने उसकी तरफ तिरस्कार की दृष्टि से देखा और चुप हो गया। अनुतप्त बिहारी सोचने लगा, कल की मेरी बातचीत में शायद कुछ निंदा का आभास था। विनोदिनी को शायद उसी से चोट पहुंची होगी। पति पत्नी दोनों के दोनों विनोदिनी से रूठ गए। एक ने कहा, हमें गैर समझती हो बहन। दूसरे ने कहा, अब ये पराया घर हो गया। विनोदिनी ने कहा, मुझे क्या तुम लोग हमेशा ही बांध के रखोगे? महेंद्र ने कहा, इतना हम में दम कहाँ। आशा ने कहा, जाना ही था तो इस तरह हम लोगों से मोह क्यों जोड़ा था? भाईली इसीलिए बनी थी क्या? उस दिन कुछ भी निर्णय नहीं हुआ। विनोदिनी ने कहा, नहीं बहन, जरूरत नहीं, 2 दिन के लिए ममता न बढ़ाना ही अच्छा है। कहते कहते उसने व्याकुल दृष्टि से एक बार महेंद्र के मुंह की ओर देख लिया। दूसरे दिन बिहारी ने आकर कहा, विनोदा भाभी, जाने की बात क्यों सोच रही हो? कोई कसूर बन पड़ा है क्या? उसी का दंड दे रही हो? विनोदिनी ने मुंह फेर कर कहा, कसूर आप क्यों करने लगे? कसूर तो मेरी तकदीर का है। बिहारी ने कहा, आप अगर चली जाएंगी तो मुझे बराबर यही ख्याल आता रहेगा कि आप मुझ पर ही नाराज होकर चली गई हैं। विनोदिनी ने अपनी करुण दृष्टि से विनती सी प्रकट करते हुए बिहारी के मुंह की तरफ देखकर कहा, मेरा रहना क्या उचित है? आप ही बताइए ना। बिहारी बड़े असमंजस में पड़ गया। वो ये कैसे कहे कि रहना उचित है? उसने कहा, आखिर जाना तो आपको पड़ेगा ही। मेरा कहना था कि कुछ दिन और रह जाए तो हर्ज क्या है। विनोदिनी ने आंखें नीची करके कहा, आप सबके सब मुझसे रहने को कह रहे हैं। आप लोगों की बात टालना भी तो मेरे लिए कठिन है, लेकिन ये अच्छी बात नहीं। कहते कहते उसके घने लंबे पलकों के भीतर से आंसू की मोटी मोटी बूंदें बड़ी तेजी से ढुलकने लगी। बिहारी इस नीरव अश्रु प्रवाह से व्याकुल हो उठा। बोला, कुछ ही दिनों में आपने अपने गुणों से सबको वश में कर लिया है, इसी से आपको कोई छोड़ना नहीं चाहता। कुछ ख्याल न कीजिएगा। भला आप जैसी लक्ष्मी की प्रतिमा को
अपनी इच्छा से कौन विदा कर सकता है। आशा एक कोने में घूंघट काढ़े बैठी थी। वो आंचल से बार बार अपनी आंखें पोंछने लगी। इसके बाद फिर विनोदिनी ने जाने की बात नहीं चलाई। बीच की इस गड़बड़ी को बिल्कुल पोंछ कर मिटा देने के लिए महेंद्र ने एक प्रस्ताव किया। अगले रविवार को दमदम के बगीचे में पिकनिक करने चला जाए। आशा अत्यंत उत्साहित हो उठी, किंतु विनोदिनी किसी भी तरह राजी नहीं हुई। विनोदिनी की इस आपत्ति पर महेंद्र और आशा दोनों के दोनों मुरझा से गए। उन लोगों ने समझा विनोदिनी आजकल उनसे दूर दूर रहना चाहती है। शाम को बिहारी के आते ही विनोदिनी ने उससे कहा, देखिए तो बिहारी बाबू, महेंद्र बाबू दमदम के बगीचे में पिकनिक करने जाएंगे। उसमें मैं साथ नहीं जाना चाहती। सो दोनों के दोनों आज सवेरे से मुझसे मुंह फुलाए बैठे हैं। बिहारी ने कहा, मुंह फुलाना तो बेजा नहीं मालूम होता। आप नहीं जाएंगी तो इनकी पिकनिक में ऐसा कांड होगा जो दुश्मन के भी न हो। विनोदिनी ने कहा, तो फिर आप भी चलिए। आप चलें तो फिर तो मैं भी चलने को तैयार हूं। अच्छी बात है भाभी, किंतु कर्ता के पीछे कर्म होता है, घर के कर्ता की क्या राय है। बिहारी के प्रति विनोदिनी के इस विशेष पक्षपात से मालिक और मालकिन दोनों ही मन खिन्न हुए। बिहारी को साथ लेने के प्रस्ताव से महेंद्र का आधा उत्साह काफूर हो गया। महेंद्र की हमेशा ये कोशिश रहती कि किसी भी तरह बिहारी के मन में ये बात बैठ जाए कि उसकी उपस्थिति विनोदिनी के लिए सर्वदा ही अप्रिय है। किंतु आज की घटना में उसने देखा कि अब तो बिहारी को रोकना उसके लिए असाध्य है। महेंद्र ने कहा, अच्छा तो है, अच्छा रहेगा, लेकिन बिहारी, तुम जहां भी जाते हो वहां कुछ न कुछ बखेड़ा खड़ा किए बगैर नहीं मानते। तुम्हारा कोई ठीक नहीं, कुछ नहीं तो मोहल्ले भर के लड़के ही इकट्ठे कर लाओगे या किसी गोरे से लड़ पड़ोगे। कुछ कहा नहीं जा सकता। बिहारी महेंद्र की आंतरिक अनिच्छा को समझकर मन ही मन हंसने लगा और बोला, यही तो संसार का मजा है, क्या से क्या हो जाता है और कब कहाँ कौन सा बखेड़ा उठ खड़ा होता है, कुछ भी नहीं कहा जा सकता। अच्छा तो विनोदा भाभी, खूब सवेरे ही चलना होगा, मैं ठीक समय पर आ जाऊंगा। रविवार को सवेरे ही चीज बस्त और नौकर चाकरों के लिए एक 3rd क्लास और मालिकों के लिए एक 2nd क्लास किराए की घोड़ी गाड़ी लाई गई। बिहारी भी बड़ा सा एक पैक बक्स साथ लिए ठीक समय पर आ गया। महेंद्र ने कहा, ये तुम क्या ले आए बिहारी, सामान की गाड़ी में तो ये आएगा नहीं। बिहारी ने कहा, तुम चिंता न करो महेंद्र भैया, मैं अभी सब ठीक किए देता हूं। विनोदिनी और आशा गाड़ी में बैठ गईं। अब महेंद्र को चिंता हुई कि बिहारी को कहाँ बिठाया जाए। वो बगलें झांकने लगा। बिहारी ने अपनी पेटी गाड़ी की छत पर लाद दी और चट से वो कोच बक्स पर बैठ गया। महेंद्र के लिए ये जान बची और लाखों पाए साबित हुआ। वो सोच रहा था, बिहारी भीतर बैठेगा या क्या करेगा, कोई ठीक नहीं। विनोदिनी घबराहट के साथ कहने लगी, बिहारी बाबू, आप कहीं गिर तो नहीं जाइएगा। बिहारी ने कहा, आप निश्चिंत रहिए, डरिए नहीं, पतन और मूर्छा दोनों ही मेरी जन्म पत्री में नहीं हैं। गाड़ी चलते ही महेंद्र ने कहा, न हो तो मैं ही ऊपर जाकर बैठूं, बिहारी को भीतर भेज दूं। आशा ने घबराकर उसकी चादर पकड़ते हुए कहा, नहीं नहीं, तुम नहीं जा सकते। विनोदिनी ने कहा, आपको आदत नहीं, फिर क्या जरूरत है, गिर गिरा गए तो मुश्किल होगी। महेंद्र उत्तेजित होकर बोला, मैं गिर पड़ूंगा। कहने के साथ ही वो ऊपर जाने को उद्यत हो उठा। विनोदिनी बोली, आप बिहारी बाबू को दोष देते हैं, पर मैं तो देख रही हूं आप ही बखेड़ा खड़ा करने में अद्वितीय हैं। महेंद्र मुंह फुलाकर बोला, अच्छा, एक काम किया जाए, मैं दूसरी एक गाड़ी मंगाकर उसमें चला जाता हूं, इसमें बिहारी चला जाएगा। आशा ने कहा, ऐसा हो तो फिर मैं भी तुम्हारे साथ ही चलूंगी। विनोदिनी बोली, और मैं क्या गाड़ी से कूद पड़ूंगी। इस तरह बात यहीं खत्म हो गई। महेंद्र रास्ते भर अत्यंत गंभीर मुंह बनाए बैठा रहा। गाड़ी यथा समय दमदम के बगीचे में पहुंची और नौकरों की गाड़ी जो बहुत पहले चली थी उसका अभी तक पता ही नहीं। शरद ऋतु का प्रातःकाल अत्यंत मधुर और सुहावना लग रहा है। धूप फैल जाने से ओस तो सूख गई है, किंतु बगीचे के पेड़ पौधे निर्मल प्रकाश से झलमला रहे हैं। बगीचे की 4 दीवारी के किनारे किनारे हरसिंगार के पेड़ों की कतार है और उनके पीछे पड़े हुए फूलों की सुगंध से सारा बगीचा महक रहा है। आशा कलकत्ते के ईंट पत्थर के मकानों के बंधन से मुक्ति पाकर
वन्य हिरणी की तरह उल्लसित हो उठी। उसने विनोदिनी के साथ ढेर के ढेर फूल चुने, पेड़ से पके शरीफे तोड़कर उसके नीचे बैठकर खाए और फिर दोनों सखियां मिलकर बहुत देर तक तालाब में नहाती रहीं। इन दोनों नारियों ने मिलकर एक तरह के निरर्थक आनंद से पेड़ों की छाया और डालियों की संध में से निकलते हुए प्रकाश को तालाब के पानी और निकुंज के पुष्प पल्लवों को पुलकित और सचेतन कर दिया। नहाने के बाद दोनों सखियों ने देखा कि नौकरों की गाड़ी अभी तक नहीं आई है। महेंद्र कोठी के बरामदे में कुर्सी पर बैठा किसी विलायती कंपनी का सूची पत्र पढ़ रहा था। उसके चेहरे पर खुशी का नाम तक नहीं, सूखा सूखा सा दिखाई दे रहा है। विनोदिनी ने महेंद्र के पास जाकर पूछा, बिहारी बाबू कहाँ हैं? महेंद्र ने संक्षेप में उत्तर दिया, मालूम नहीं। विनोदिनी ने कहा, चलिए उन्हें ढूंढ निकाला जाए। उसे कोई चुरा कर ले जाएगा ऐसी कोई आशंका नहीं मालूम होती, बिना ढूंढे भी वो मिल ही जाएगा। विनोदिनी बोली, लेकिन कम से कम ऐसी तो आशंका है कि शायद वो आपके लिए ही सोच में दुबले हुए जा रहे हों कि कहीं दुर्लभ रत्न खो गया तो क्या होगा। कम से कम उन्हें तसल्ली तो दे आनी चाहिए। तालाब के पास एक बड़ा सा पक्का घाट है। वहां बिहारी अपना पैक बक्स खोलकर स्टोव निकालकर उस पर पानी गर्म कर रहा था। सबके उपस्थित होते ही उसने आतिथ्यपूर्वक एक एक प्याला गर्म चाय और रकाबियों में कुछ नमकीन नाश्ता निकालकर सबके आगे रख दिया। विनोदिनी बार बार कहने लगी, भाग्य से बिहारी बाबू सब तैयारी कर लाए थे, इसीलिए जान में जान आ गई, नहीं तो चाय न मिलने से महेंद्र बाबू की न जाने क्या दशा होती। चाय पाकर महेंद्र के सचमुच ही जान में जान आ गई, किंतु फिर भी वो बोला, बिहारी की हर बात में ज्यादती हुआ करती है। पिकनिक करने आए हैं, यहाँ भी अगर वो सब कुछ घर जैसा नियम के माफिक हुआ तो फिर मजा ही क्या रहा। बिहारी बोला, तो दे दो भैया, मेरा चाय का प्याला वापस दे दो। चाय बगैर पिए ही तुम मनमाना मजा लेते रहो, मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं। काफी दिन चढ़ गया पर नौकर नहीं आए। बिहारी की पेटी में से नाना प्रकार के भोज्य पदार्थ निकलने लगे। दाल, चावल, साग, तरकारी और छोटी छोटी शीशियों में पिसे हुए मसाले। विनोदिनी आश्चर्य के साथ कहने लगी, बिहारी बाबू, आपने तो हम औरतों को भी मात कर दिया। घर में तो गृहिणी नहीं है, फिर ये सब आपने सीख कहाँ से लिया? बिहारी ने कहा, कमबख्त पेट के लिए सब कुछ सीखना पड़ता है भाभी जी, करूं क्या? अपनी सेवा टहल और आदर जतर सब कुछ अपने आप ही करना पड़ता है ना। बिहारी ने ये बात यूं ही हंसी हंसी में कही थी, किंतु विनोदिनी गंभीर होकर बिहारी के मुंह की तरफ करुण दृष्टि से देखती हुई कृपा वर्षण करने लगी। बिहारी और विनोदिनी दोनों मिलकर रसोई के काम में जुट पड़े। आशा क्षीण और संकुचित सी होकर हस्तक्षेप करने आई, किंतु बिहारी ने रोक दिया। अपटु महेंद्र ने मदद करने की कोई कोशिश ही नहीं की। वो बरगद के तने से पीठ लगाए और पैर पर पैर रखे हुए कांपते हुए पत्तों पर सूर्य किरणों का नाच देखने लगा। रसोई बन चुकने पर विनोदिनी ने कहा, महेंद्र बाबू, आप इस बरगद के पत्ते गिनकर पार नहीं पा सकते, अब जाइए नहा आइए। इतने में नौकर चाकर भी सामान लेकर आ पहुंचे। उनकी गाड़ी रास्ते में टूट गई थी। आते आते दोपहर हो गई। खाने पीने के बाद बरगद के पेड़ के नीचे ताश खेलने का प्रस्ताव हुआ, पर महेंद्र ने कुछ ध्यान ही नहीं दिया और देखते देखते पेड़ की छाया के नीचे उसे नींद आ गई और सो गया। आशा कोठी के भीतर जाकर दरवाजा बंद करके आराम करने की तैयारी करने लगी। विनोदिनी ने माथे का पल्ला संभालते हुए बिहारी से कहा, अच्छा तो मैं अब भीतर जाती हूँ। बिहारी बोला, आप कहाँ जाएंगी? बैठिए जरा, गपशप कीजिए। क्षण क्षण में दोपहर की गर्म हवा तरु पल्लवों को मरमरित करने लगती है और क्षण क्षण में तालाब के उस पार जमुना के पेड़ के घने पत्तों में से कोयल बोल उठती है। विनोदिनी अपने बचपन की बातें करने लगी। गांव की बात, माँ बाप की बात, बचपन की सहेलियों की बात। कहते कहते उसके माथे का पल्ला खिसक पड़ा। विनोदिनी के चेहरे पर प्रखर यौवन की जो एक दीप्ति सर्वदा ही बनी रहती थी, बाल्य स्मृति की छाया ने आकर उसे आज स्निग्ध कर दिया। उसकी आंखों में जिस कौतुक तीव्र कटाक्ष को देखकर तीक्ष्ण दृष्टि बिहारी के मन में अब तक नाना प्रकार के संशय उपस्थित हुआ करते थे, उन्हीं आंखों की उज्ज्वल कृष्ण ज्योति जब एक शांत सजल रेखा में परिणत होकर म्लान हो आई,
तब बिहारी को विनोदिनी में मानो कोई और ही व्यक्तित्व दिखाई देने लगा। उसने देखा कि उस दीप्ति मंडल के केंद्र स्थल में एक कोमल हृदय अब भी सुधा धारा से सरस बना हुआ है। अपरितृप्त रस रंग कौतुक विलास की दहन ज्वाला अभी तक उसकी नारी प्रकृति को सुखा नहीं सकी है। विनोदिनी मानो सलज्ज सती स्त्री के रूप में अनन्य भक्ति के साथ पति की सेवा कर रही है। कल्याण परिपूर्णा जननी की तरह संतान को गोद में लिए हुए है। ये चित्र इसके पहले एक क्षण के लिए भी कभी बिहारी के मन में उदित नहीं हुआ। आज मानो रंगमंच का पट क्षण भर के लिए उठ गया और उसके भीतर का एक मंगल दृश्य उसकी आंखों के सामने प्रकट हो गया। बिहारी सोचने लगा, विनोदिनी बाहर से विलासिनी युवती जरूर है, किंतु उसके भीतर एक पूजा रता नारी नेशन हो तपस्या कर रही है। बिहारी एक दीर्घ निश्वास लेकर मन ही मन बोला, मनुष्य अपने वास्तव रूप को आप ही नहीं जान पाता, अंतर्यामी ही जान सकते हैं। अवस्था चक्र में बाहर जो कुछ बन जाता है, संसार की दृष्टि में वही सत्य मालूम होता है। बिहारी ने बात के सिलसिले को रुकने नहीं दिया। प्रश्न कर करके उसे वो जगाए रखने लगा। विनोदिनी को अब तक कोई ऐसा आदमी ही नहीं मिला था। उसके मन की ये सब बातें इस तरह सुनता, खासकर किसी पुरुष के आगे उसने इस तरह आत्मविस्मृत होकर स्वाभाविक भाव से ये बातें कभी नहीं कही थीं। आज मुक्त कलकंठ से नितांत सहज सहल हृदय की बातें कहकर उसकी संपूर्ण नारी प्रकृति मानो नवीन वर्षाधारा में स्नान करके स्निग्ध और परितृप्त हो गई। खूब सवेरे उठने के उपद्रव से थके हुए महेंद्र की करीब 5 बजे आंख खुली और वो झुंझलाहट के साथ बोल उठा, बस अब चलना चाहिए। विनोदिनी बोली, और जरा ठहर कर जाएं तो क्या हर्ज है? महेंद्र ने कहा, नहीं, रास्ते में कहीं किसी मतवाले घोड़े से पाला पड़ गया तो जान की आफत हो जाएगी। चीज बस्त सब संभाल कर उठाने रखने में अंधेरा हो आया। इतने में एक नौकर ने आकर खबर दी कि गाड़ी वाले गाड़ी लेकर न जाने कहाँ चले गए, दिखाई नहीं पड़ते। गाड़ियां बगीचे के बाहर खड़ी थीं। फौज के 2 गोरे आकर जबरदस्ती उन्हें स्टेशन की तरफ ले गए हैं। उस नौकर को दूसरी गाड़ी लाने के लिए भेज दिया गया। भीतर ही भीतर कुढ़ा हुआ महेंद्र मन ही मन कहने लगा, आज का दिन तो बिल्कुल ही मिट्टी हो गया। अपना अधैर्य अब उससे छिपाए नहीं छिप सका। शुक्ल पक्ष का चंद्रमा क्रमशः वृक्षों की डालियों के पत्र जाल से निकलकर मुक्त आकाश में आ गया। निस्तब्ध निष्कंप उपवन छाया और चांदनी के संगम से विचित्र सौंदर्य से परिपूर्ण हो उठा। आज इस माया मंडित पृथ्वी पर विनोदिनी ने अपने को कैसे तो एक अपूर्व रूप में अनुभव किया। आज जब उसने तरु वीथिका में आशा को अपनी छाती से लगा लिया, तब उसमें प्रेम की कृत्रिमता जरा भी नहीं थी। आशा ने देखा कि विनोदिनी की आंखों से आंसुओं की धारा बह रही है। उसने व्यथित होकर पूछा, क्यों बहन किरकिरी, तुम रो क्यों रही हो? विनोदिनी बोली, कुछ नहीं बहन, कोई बात नहीं, ठीक तो हूं मैं। आज का दिन मुझे बहुत अच्छा लगा। सो कैसे? आशा ने पूछा। मुझे ऐसा लगता है मानो मैं मर गई हूँ, मानो मैं परलोक में आ गई हूँ। यहाँ मानो मेरा सब कुछ मिल सकता है। आशा आश्चर्य के साथ सब बातें सुनती गई, किंतु समझ कुछ न सकी। मृत्यु की बात सुनकर वो बहुत दुखित हुई और बोली, छी बहन किरकिरी, ऐसी बात फिर नहीं कहना। गाड़ी मिल गई। बिहारी फिर कोच बक्स पर बैठा। विनोदिनी निस्तब्ध बैठी खिड़की के बाहर की ओर देखती रही। ज्योत्सना से स्तंभित तरु श्रेणी धामवान निविड़ छाया स्रोत की तरह उसकी आंखों के ऊपर से दौड़ती चली जा रही थी। आशा गाड़ी के एक कोने में बैठी थी। उसकी आंख लग गई और महेंद्र रास्ते भर अत्यंत विमर्श हुआ बैठा रहा। इससे आगे की कहानी जानने के लिए सुनिए आंख की किरकिरी का अगला भाग।